दोस्तों कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज हो चुका है 16 जून 2021। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कोरोना संक्रमण में लगातार हो रहे सुधार को देखते हुए लॉकडाउन में और ढील देने की घोषणा की है। जी हां, अब दुकानें और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान शाम 6 बजे तक खुल सकेंगे। इसके अलावा सरकारी कार्यालयों को भी शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है। प्रतिबंधों में ये छूट 1 सप्ताह के लिए दी गई है। जी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्वीट में बताया है कि कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा की गई है। इसके बाद प्रतिबंधों में 16 जून से 22 जून तक कुछ और छूट देने का फैसला किया गया है, जबकि रात्रि कर्फ्यू शाम 8 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। जी हां, हाल फिलहाल शिक्षण संस्थान बंद ही रहेंगे। बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पहले ही इसके संकेत दिए हैं और कहा है कि अगर कोरोना संक्रमण कम होता रहा तो फिर शिक्षण संस्थान जुलाई से खोलने की अनुमति दी जा सकती है। जी हां, अनलॉक 2 में दुकानों के खुलने के समय में राहत की उम्मीद है। अनलॉक 2 में सभी सरकारी और निजी गाड़ियां पहले की तरह ही 50% क्षमता के साथ चलती रहेगी। दोस्तों लोक जनशक्ति पार्टी से बगावत करने वाले चिराग पासवान के चाचा और सांसद पशुपति कुमार पारस को सर्वसम्मति से लोकसभा में पार्टी संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। इसका फैसला मीटिंग में लिया गया है। आपको बता दूं कि चिराग पासवान के चाचा पशुपति समेत 5 सांसदों ने पार्टी से बगावत कर दी है। यही नहीं, एलजेपी के बागी 5 सांसद लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मिले। इससे पहले पशुपति कुमार पारस ने कहा है कि हमारी पार्टी में 6 सांसद हैं। 5 सांसदों की इच्छा थी कि पार्टी का अस्तित्व खत्म हो रहा है, इसलिए पार्टी को बचाया जाए। जी मैंने पार्टी को तोड़ा नहीं है बल्कि बचाया है, जोड़ा है। वहीं उन्होंने कहा है कि चिराग पासवान से कोई शिकायत और कोई आपत्ति नहीं है, वे पार्टी में रहे। वहीं उन्होंने कहा है कि मैं अकेला महसूस कर रहा हूं। पार्टी के 99% कार्यकर्ता, सांसद, विधायक और समर्थक सभी की इच्छा थी कि हम 2014 में एनडीए गठबंधन का हिस्सा बने और इस बार की विधानसभा चुनाव में भी हिस्सा बने रहे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। इस वजह से हमने ये कदम उठाया है। दोस्तों बिहार में 7 निश्चय योजना के अंतर्गत चल रहे हर घर नल जल योजना के बचे काम को सीएम नीतीश कुमार ने समय रहते पूरा करने का निर्देश दिया है। जी विभाग के कार्यों की सीएम नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की। इस योजना के अंतर्गत किए गए अभी तक के कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि पहले बिहार में 2% लोगों के घर तक ही नल के माध्यम से पेयजल उपलब्ध था। जी हम लोगों ने सभी को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिए हर घर नल जल योजना की शुरुआत की। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि अब बिहार के 95% से अधिक लोगों के घर हर घर नल जल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा चुका है। यह लोगों को स्वच्छ पेयजल हमेशा उपलब्ध रहे, इसके लिए उचित रखरखाव भी जरूरी है। उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि हर हाल में मेंटेनेंस की व्यवस्था बनाए रखें। मेंटेनेंस ठीक ढंग से ही होगा तो योजना का लाभ लोगों को मिलता रहेगा। यह नीतीश कुमार ने हर घर नल जल योजना में रखरखाव के लिए बेहतर व्यवस्था रखने का निर्देश देते हुए विभाग के अधिकारियों के द्वारा लगातार निगरानी करने की बात कही है। साथ ही इस संबंध में लोगों की शिकायतों का तीनों विभागों के द्वारा समाधान करने को कहा है। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नल जल योजना के अंतर्गत आने वाले विभागों को खुद संज्ञान लेते हुए कार्यों की मॉनिटरिंग करने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने कहा है कि विभाग भी इस पर ध्यान दे कि कहीं भी पाइपलाइन या फिर नल खुला ना रहे। पानी की बर्बादी होना पर्यावरण के लिए नुकसानदायक है। दोस्तों बिहार में रहने वाले लोगों के लिए मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। जी हां, मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के कई जिलों में आज भारी बारिश हो सकती है। जी हां, वही कुछ जिलों में बारिश के साथ ठनका गिरने की भी आसार नजर आ रहे हैं। यह खबर के अनुसार बिहार के किशनगंज, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर, सारण, दरभंगा और चंपारण जिले में भारी बारिश होने की संभावना है। वही बिहार के अन्य जिलों में भी रुक रुक कर झमाझम बारिश हो सकती है। लोगों को बारिश के दौरान घर में रहने की सलाह दी गई है। आपको बता दें कि मंगलवार को वज्रपात से बिहार में 5 लोगों की जान चली गई। यह बिहार मौसम विभाग ने 18 जून तक के लिए अलर्ट जारी कर दिया है। यह बिहार के कुछ जिलों में 18 जून तक ठनका गिरने के आसार नजर आ रहे हैं, इसलिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। यह मौसम विभाग के वैज्ञानिकों की माने तो राजधानी पटना समेत पूरे बिहार में अभी मानसून सक्रिय है, इसीलिए बिहार के सभी जिलों में भारी बारिश होगी। कुछ जिलों में तेज हवाएं भी चल सकती है और बारिश होने से जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
दोस्तों, बिहार में नियोजित शिक्षकों के बाद अब सरकारी शिक्षकों पर भी नौकरी का संकट मंडराने लगा है। यह ताजा रिपोर्ट के मुताबिक बिहार सरकार ने आदेश देते हुए कहा है कि बिहार के सभी अपर शिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों को नौकरी से हटाया जाएगा। खबर के अनुसार प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह ने इस संदर्भ में सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर दिया है। यह साथ ही साथ अपर शिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों पर तुरंत कार्रवाई करने को कहा है। आपको बता दें कि बिहार के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले करीब 1000 अपर शिक्षित प्रारंभिक शिक्षकों पर नौकरी जाने का संकट उत्पन्न हो गया है। सरकार के आदेश के बाद अब इन शिक्षकों को तुरंत नौकरी से हटाया जाएगा, इन्हें सेवा मुक्त किया जाएगा। दोस्तों, 10वीं बोर्ड की परीक्षा पास करने वाले छात्रों के लिए एक जरूरी खबर है। इंटर में ऑनलाइन नामांकन के लिए जल्द ही आवेदन की तिथि घोषित की जाएगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटर में नामांकन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस साल बिहार के स्कूलों और कॉलेजों में 17,480 सीटों पर 11वीं कक्षा में नामांकन होगा। बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर के अनुसार बोर्ड की ओर से संख्यावार सीटों की सूची जारी कर दी गई है। यहाँ अपडेट इंटर की सीटों की जिलेवार उपलब्धता और नामांकन प्रक्रिया से जुड़ी अन्य बातें जान सकेंगे। पिछले कुछ सालों से परीक्षा समिति नामांकन के लिए यही तरीका अपना रही है। जी हां, बिहार बोर्ड के अध्यक्ष आनंद किशोर ने बताया है कि कॉलेजों से सीटों के संबंध मांगी गई अवधि 13 जून को समाप्त हो गई है। पटना में कला, वाणिज्य एवं विज्ञान में सर्वाधिक सीटें हैं। इंटर में नामांकन के लिए जल्द ही आवेदन की तिथि घोषित की जाएगी। दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी में मचे घमासान के बाद चिराग पासवान को संसदीय दल के नेता के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से भी हटाया गया है। चाचा पशुपति कुमार पारस समर्थित नेताओं ने एलजेपी संविधान का हवाला देते हुए चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हटाया। उनका कहना था कि चिराग 3 पदों पर एक साथ काबिज थी। बताया जा रहा है कि 20 जून तक पशुपति कुमार पारस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी संभाल लेंगे। पटना में चिराग पासवान के समर्थन ने चाचा पशुपति पारस के खिलाफ नारेबाजी और हंगामा किया। समर्थकों ने पशुपति पारस समेत सभी 5 सांसदों और नीतीश कुमार की तस्वीर भी जलाई। चिराग समर्थकों का आरोप है कि नीतीश कुमार ने एलजेपी में टूट कराई है। वे सिर्फ चिराग को ही नेता मानते हैं। रामविलास पासवान ने पशुपति पारस को एमएलए एमपी बनाया और उन्होंने उनके बेटे की पीठ में छुरा घोंपा। अगर कोई नाराजगी थी तो फिर चिराग से बात करनी चाहिए थी। दोस्तों, मानसून के सक्रिय होने से बिहार भर में यानी कि पूरे बिहार में कल रुक रुक कर बारिश होती रही। इससे मौसम काफी सुहाना होता चला। आज भी बिहार के उत्तरी हिस्से में भारी बारिश होने की उम्मीद है। पूरे बिहार में येलो अलर्ट घोषित कर दिया गया है, जिससे पूरे बिहार में 3 दिन और ऐसे ही मौसम रहने की आसार है। कल भागलपुर एवं भभुआ में सबसे अधिक 60 mm बारिश हुई, जबकि सबौर में 50, कटिहार में 40 mm, किशनगंज, अररिया और पूर्णिया में भी 40 से 50 mm बारिश दर्ज की गई है। आज पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सीवान, गोपालगंज, सुपौल और अररिया सहित उत्तरी बिहार के कई क्षेत्र में भारी बारिश होने के आसार हैं। बिहार के मध्य एवं दक्षिणी हिस्से में कम बारिश होने की उम्मीद है। यह पटना मौसम विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी सीमांचल, मिथिलांचल समेत पूरे बिहार में मानसून सक्रिय है। मानसून की सक्रियता के कारण ही बिहार में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक मानसून की अक्षीय रेखा गुजर रही है, जिससे प्रदेश को भारी मात्रा में नमी बंगाल की खाड़ी से आ रही है। यह सीमांचल, मिथिलांचल से पूरे बिहार में सोमवार की सुबह से ही रुक रुक कर बारिश होती रही है। यह शाम को तो गरज तरफ के साथ राजधानी पटना में जमकर बारिश हुई। यही हाल सीमांचल, मिथिलांचल का भी रहा। रात में भारी बारिश एवं मेघ गर्जन से लोग घरों में डूबके रहे। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि जून में मानसून की अच्छी बारिश होने की उम्मीद है। रात में कई जगहों पर वज्रपात हुआ। मानसून की बारिश को कृषि के लिए काफी लाभदायक माना जा रहा है। किसानों ने बागवानी के पौधे लगाने के साथ साथ धान का बिचरा डालने का काम तेज कर दिया है। अगले 15 दिनों तक प्रदेश में यानी कि बिहार में धान का बिचरा डालने का काम होगा। दोस्तों, कौन है भतीजे चिराग के तले अंधेरा करने वाला चाचा? तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी बात करते हैं विस्तार से। तो बिहार की राजनीति में फिलहाल जिस नेता ने सबसे ज्यादा हलचल मचा रखी है वो है पशुपति कुमार पारस। दरअसल पारस रातों रात सुर्खियों में इसीलिए आ गए क्योंकि उन्होंने अपने ही भाई रामविलास पासवान की पार्टी एलजेपी से भतीजे चिराग पासवान का तख्ता पलट करते हुए खुद ही पार्टी का अध्यक्ष और संसदीय दल दोनों की नेता बन गए हैं। लोक जनशक्ति पार्टी में रातों रात हुए तख्ता पलट के बाद पशुपति कुमार पारस सबसे ज्यादा चर्चित हो गए हैं। जी हाँ, ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर कौन है पशुपति कुमार पारस, जिन्होंने अपने ही भतीजे चिराग पासवान को हटाकर पार्टी के सुप्रीमो बन गए यानी कि अध्यक्ष बन गए।
पशुपति कुमार पारस एलजेपी के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष दिवंगत रामविलास पासवान के सबसे छोटे भाई हैं। यह 3 भाइयों में से 2 का निधन हो गया है। ऐसे में पारस पार्टी के मौजूदा अध्यक्ष चिराग पासवान के इकलौते चाचा हैं। सांसद बनने से पहले वे बिहार की नीतीश सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं, जहां वे अलौली से 5 बार विधायक रह चुके हैं। सन 1977 में अपना पहला विधानसभा चुनाव जीतने वाले पारस रामविलास पासवान के साथ साय की तरह रहते थे। वे 1977 से ही अलग अलग पार्टियों के बाद एलजेपी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ते रहे। चिराग पासवान के चाचा पारस की गिनती बिहार की राजनीति में दलित चेहरे के रूप में भी होती है। उन्होंने हाजीपुर से 2019 का संसदीय चुनाव जीता और लोकसभा पहुंचे। इससे पहले वे बिहार सरकार में मंत्री की जिम्मेवारी भी संभाल चुके हैं। रातों रात लोजपा का सत्ता पलटने के बाद कयास लगाया जा रहा है कि वे केंद्र की एनडीए सरकार में मंत्री बन सकते हैं। दोस्तों, भागलपुर के लोगों के लिए खुशखबरी है। यह भागलपुर में 25 ई टॉयलेट की शुरुआत होने जा रही है। ई टॉयलेट के लिए भागलपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड करीब 2 करोड़ 60 लाख रुपए खर्च करेगी। इसके लिए भागलपुर शहर में 25 शौचालय का भी निर्माण किया जाएगा। यह शौचालय निर्माण के लिए निविदा की तकनीकी बीड भी 2 बड़ी कंपनियां रिवाइल इंटरप्राइजेस और रीता श्री इंटरप्राइजेस सफल हुई है। दोस्तों, बिहार सरकार के अधिकारियों के काम करने का तरीका कैसा है, इसकी एक बड़ी मिसाल अररिया जिले के पलासी क्षेत्र में देखी जा सकती है, जहां नदी में हर साल आने वाली बाढ़ से लोगों को राहत मिल सके। इसके लिए नदी पर लाखों की लागत से एक पुल बना दिया गया, लेकिन काबिल इंजीनियर पुल के साथ अप्रोच रोड बनाना भूल गए, जिसके कारण पुल बनने के बाद भी लोग इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। यह मामला पलासी प्रखंड के बरहकुंबा पंचायत के अंतर्गत कासत वार्ड 9 से जुड़ा हुआ है, जहां 10 लाख की लागत से कासत नदी पर पुल तैयार किया गया, लेकिन पुल के दोनों तरफ अप्रोच मार्ग की व्यवस्था नहीं की गई है। यहां पुलिया के एक तरफ थोड़ी सी मिट्टी डालकर छोड़ दिया गया और दूसरी तरफ तो ऐसे ही छोड़ दिया गया। बीच धार में बनी इस पुलिया पर पानी की तरह पैसा बहा दिए गए। स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी इस बात की चिंता नहीं हुई कि आखिर गांव के लोग बरसात के मौसम में गांव से बाहर कैसे निकलेंगे। दोस्तों, मोतिहारी में दहेज लोभियों ने दहेज में बाइक और टीवी नहीं मिलने पर नवविवाहिता की जान ले ली है और उसको गायब भी कर दिया गया। नवविवाहिता की भाई की शिकायत पर पुलिस जांच में जुट गई है। घटना मोतिहारी जिला के गोविंद थाना क्षेत्र के कोहबर गांव की बताई जा रही है। वही ससुराल वाले घर छोड़कर फरार बताए जा रहे हैं। गोपालगंज जिला के माजागढ़ थाना के मनगुरुआ गाँव के बसंत सहनी ने गोविंदगंज थाना में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराया है। आवेदन में बताया गया है कि अपनी बहन की शादी 2016 में गोविंदगंज थाना के कोहरबरुआ गांव के नए टोला निवासी इंद्रजीत सहनी की पुत्र जितेश सहनी से हैसियत के हिसाब से दहेज और उपहार देकर शादी कराया था। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा दहेज में बाइक और टीवी की मांग को लेकर प्रताड़ित किया जाता था, जिसको लेकर कई बार समझौता भी हुआ था। इधर दुकान खोलने के लिए 50,000 रुपए का डिमांड भी किया जा रहा था। लड़की पक्ष अपना आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के कारण वर पक्ष का डिमांड पूरा नहीं कर सके, जिसको लेकर ससुराल पक्ष द्वारा नवविवाहिता की खाना पीना बंद करके लगातार प्रताड़ित किया जाता था। उसके बाद उसकी हत्या करके शव को गायब भी कर दिया गया। दोस्तों, इन दिनों बिहार की राजनीति में जबरदस्त हलचल मची हुई है। लोक जनशक्ति पार्टी में आई दरार के बाद अब कांग्रेस में भी भूचाल आने का संकेत दिया जा रहा है। खबर के मुताबिक कांग्रेस के 10 विधायक नीतीश की पार्टी जेडीयू का दामन जल्द ही थाम सकते हैं। सूत्रों के अनुसार कांग्रेस के ये सभी विधायक जेडीयू के संपर्क में हैं। बताया जा रहा है कि लोजपा को तोड़ने के बाद अब नीतीश कुमार की नजर कांग्रेस पर टिकी हुई है। बिहार में कांग्रेस को अलग थलग करने के लिए जेडीयू की ओर से ऑपरेशन कांग्रेस चलाया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑपरेशन कांग्रेस को सफल बनाने के लिए एक कांग्रेसी नेता को जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 19 सीटों पर जीत हासिल की थी। ऐसे में कांग्रेस में किसी भी जोड़ तोड़ को बिना दल बदल कानून के दायरे में लाए आगे बढ़ाने के लिए जेडीयू को कम से कम उसे 13 विधायकों को अपने दल में लाना होगा। जेडीयू सूत्रों के अनुसार जिस कांग्रेस नेता को इसकी जिम्मेवारी दी गई थी, उसने 10 विधायकों को जेडीयू के साथ लाने के लिए तैयार कर लिया है। फिलहाल ऑपरेशन कांग्रेस सफल होने के लिए 3 विधायकों की वजह से रुका हुआ है। दोस्तों, बिहार के गोपालगंज से एक अजीब और गरीब घटना सामने आई है। पानी में घुली हेयर डाई पीने की वजह से एक बुजुर्ग महिला की जान चली गई। दरअसल 70 साल की बुजुर्ग महिला लालमती की बहू ने सफेद बालों को काला करने के लिए डाई पानी में घोलकर रखी हुई थी। ये बात बुजुर्ग महिला को नहीं पता थी। उन्होंने गिलास में रखी हेयर डाई को पानी समझकर पी लिया। पानी में घुली डाई पीते ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। परिजनों ने इलाज के लिए उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया। इलाज के दौरान ही उनकी जान चली गई।
हैरान कर देने वाली घटना गोपालगंज के मांझागंज के भौसी गांव की है। जब पुलिस को जैसे ही इस बात का पता चला तो वह तुरंत मौके पर पहुंच गई। पूछताछ में परिवार ने पूरी घटना की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि लालमती की बहू ने सफेद बालों को काला करने के लिए पानी में डाई घोलकर रखी हुई थी, लेकिन यह बात उनको नहीं पता थी। उन्होंने गिलास में रखा डाई वाला पानी उठाकर पी लिया। बुजुर्ग की तबीयत बिगड़ते ही उन्हें सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में भर्ती कराया गया। दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है। बिहार में बड़े स्तर पर वैकेंसी निकलने वाली है। यह बिहार कर्मचारी चयन आयोग इस बहाली के लिए परीक्षा का आयोजन करेगा। इसकी तैयारी भी शुरू हो चुकी है। यह BSSC 2 प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने वाला है, जिसके लिए अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा जाएगा। पहले द्वितीय इंटर स्तरीय परीक्षा और दूसरा तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा की वैकेंसी एक साथ निकाली जाएगी। यह मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बिहार में इंटर और स्नातक स्तर की योग्यता वाली 2 वैकेंसी BSSC निकालने की तैयारी कर रही है। नगर विकास विभाग में 2188 पदों के लिए आवेदन भी आयोग के द्वारा मंगाए जा सकते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राम मंदिर निर्माण के लिए बनाए गए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन खरीद में लगे आरोपों का संज्ञान लेते हुए पूरे मामले की रिपोर्ट तलब की है। उन्होंने ट्रस्ट और जिला प्रशासन से इस मामले में विस्तार से जानकारी देने को कहा है। आपको बता दें कि मामला प्रकाश में आने के बाद पूरे देश में चर्चा के केंद्र में आ गया। ट्रस्ट के पदाधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। इसे लेकर कांग्रेस नेताओं ने प्रदर्शन भी किया। इस पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके कहा है कि करोड़ों लोगों ने आस्था और भक्ति के चलते भगवान के चरणों में चढ़ावा चढ़ाया। उस चंदे का दुरुपयोग अधर्म है, पाप है, उनकी आस्था का अपमान है। इस मुद्दे पर सियासी हमले तेज हो गए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने तीखा हमला बोला है। विपक्षी दलों ने ट्रस्ट पर जनता का पैसा लूटने का और हिंदुओं की भावनाओं से विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। वही ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने सोमवार को कहा है कि आरोप लगाने वाले सियासी लोग हैं, सियासत से प्रेरित होकर आरोप लगा रहे हैं। हकीकत तो यह है कि यह जमीन बाजार दर से कम कीमत पर खरीदी गई है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि ट्रस्ट द्वारा राम मंदिर के लिए खरीदी गई 12,080 वर्ग मीटर जमीन में भाजपा नेताओं ने करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। दोस्तों, मुजफ्फरपुर की शाही लीची के बाद अब भागलपुर के प्रसिद्ध जर्दालू आम को लंदन निर्यात किया गया है। करीब 1000 किलोग्राम जर्दालू आम को भागलपुर से लखनऊ नई दिल्ली के रास्ते लंदन निर्यात किया गया है। इससे पहले 1000 किलोग्राम शाही लीची भी लंदन निर्यात की गई थी। सोमवार को कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर जर्दालू आम को बिहार से लंदन के लिए रवाना किया। कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने निर्यात इन वेस्ट इंडिया भारतीय उच्चायोग लंदन एवं एपीडा द्वारा बिहार से जर्दालू आम के व्यावसायिक निर्यात में सहयोग करने के लिए आभार प्रकट किया। उन्होंने बताया है कि जर्दालू आम का मुख्य क्षेत्र भागलपुर है, जहां करीब 1200 हेक्टेयर में इसका बाग है। इसके अलावा बांका एवं मुंगेर जिले में भी इसका क्षेत्रफल बढ़ रहा है। दोस्तों, लोजपा में छिड़े घमासान पर आखिरकार चिराग पासवान के सब्र का बांध टूट गया। चिराग पासवान ने ट्वीट पर लिखा है कि उन्होंने अपनी पार्टी परिवार को साथ रखने के लिए कोशिशें की, लेकिन असफल रहे। उन्होंने 29 मार्च को लिखे गए पत्र को भी सार्वजनिक कर दिया। पारस को लिखे गए इस पत्र में सनसनीखेज बातें लिखी गई है। पत्र के मुताबिक जब रामविलास पासवान ICU में भर्ती थे, तब भी पारस साजिश रच रहे थे। रामविलास पासवान के निधन के बाद श्रद्धा के लिए भी चिराग की मां को 25 लाख रुपए देने पड़े। पशुपति कुमार पारस ने अपने पास से एक चौवन्नी तक भी नहीं निकाली। दोस्तों, कोरोना काल के दौरान अन्य प्रदेशों में रोजगार करने वाले बड़ी संख्या में युवा रोजगार ठप होने या फिर अन्य कारणों से घर वापस लौट कर आए हैं। अब कटिहार से इससे जुड़ा एक ऐसा खबर सामने आया है जिससे ये बात साबित हो रहा है कि ऐसे युवाओं को पेशेवर अपराधी लालच देकर अपराध जगत से जोड़ रहे हैं। कटिहार डंडखोरा थाना क्षेत्र के डकैत नाम के एक युवक की गिरफ्तारी के बाद यह बात सामने आया है कि जिला के बड़े अपराधी इसके लिए ट्रेनिंग कैंप तक चला रहे हैं। वही पुलिस अब इस अपराधी की गिरफ्तारी और उसके कबूलनामा के बाद अपराध जगत के आकाओं पर भी कार्रवाई की बात कही है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार की राजधानी पटना का नाम आखिर पटना कैसे पड़ा? नहीं पता है तो चलिए हम आपको बता रहे हैं कि पटना का नाम पटना कैसे पड़ा।
तो बिहार की राजधानी पटना में एक मंदिर है जिसका नाम पटन देवी है। क्या आपको यह पता है कि कई ऐसे शहर हैं जिनके नाम अमुक ऐतिहासिक और पौराणिक मंदिर के नाम पर पड़े हैं। ठीक उसी तरीके से बिहार की राजधानी पटना में एक पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिर है जिसके नाम पर बिहार की राजधानी पटना का नाम रखा गया। कई इतिहासकार ये बताते हैं कि पटना को पहले मगध के नाम से जाना जाता था, मगर 1912 में इसका नाम मगध से बदलकर पटना रख दिया गया था। इसका प्राचीन नाम पाटलिपुत्र भी था। पटना में पटन देवी मंदिर है। यह पटन देवी मंदिर को बड़ी पटन देवी मंदिर, पाटन देवी मंदिर के नाम से भी जानते हैं। कहा जाता है कि जब साल 1912 में पटना का निर्माण राजधानी के तौर पर किया जा रहा था, तब इसके नाम को लेकर काफी चर्चा हो रही थी। किसी को भी इसका नाम समझ में नहीं आ रहा था। तभी यह तय किया गया है कि पटन मंदिर काफी मशहूर है, इसलिए बिहार की राजधानी का नाम इस मंदिर के नाम पर रखा जाना चाहिए। यह तब से बिहार की राजधानी का नाम पटना है। जी हाँ, पटन देवी मंदिर की वजह से बिहार की राजधानी को पटना नाम दिया गया, क्योंकि यह मंदिर पौराणिक काल से विख्यात है, जहां दर्शन के लिए हजारों श्रद्धालु आते हैं। दोस्तों, हाल के दिनों में दाल, तेल, मसालों के दाम में वृद्धि के बीच राहत पहुंचा रही सब्जियों ने भी बारिश होते ही आंखें तरेरने लगी है। बारिश की वजह से बाहर से आ रही सब्जियों की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिसके कारण सब्जियों के दाम 1.5 से 2 गुने तक बढ़ गए हैं। हरी साग सब्जियों के साथ साथ आलू और प्याज के दाम में भी काफी इजाफा हुआ है। बारिश के मौसम में सब्जियों की महंगाई से राहत के आसार नहीं दिख रहे हैं। सब्जियों के बढ़ते दाम को लेकर सीमांचल के एक फुटक्कर विक्रेताओं ने कहा कि दुकानदार ने कहा है कि पड़ोसी जिलों में हुई भारी बारिश की वजह से सब्जियों की आवक घटी है। मांग अधिक होने की वजह से कीमत में इजाफा हुआ है। फुटक्कर सब्जी विक्रेता आलोक कुमार ने बताया है कि सीमांचल मिथिलांचल में छपरा, रांची और वैशाली, मधुबनी से हरी सब्जियों की सप्लाई होती है, मगर लगातार हो रही बारिश की वजह से खेत में पानी लग गया है, जिस वजह से फसल पूरी तरीके से खराब हो गया है। जहां अभी हरी सब्जी दूसरे राज्यों से आ रही है, जिस वजह से सब्जियों के दाम बढ़ गए हैं। उन्होंने यह भी बताया है कि बारिश इसी तरीके से अगर होती रही तो सब्जियों के दाम और भी आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, राजधानी दिल्ली में नरेंद्र मोदी सरकार के कैबिनेट विस्तार को लेकर हलचल तेज हो गई है। पिछले 10 दिनों में करीब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा के बीच करीब 4 राउंड की बातचीत हो चुकी है। बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते मोदी कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है। बताया यह भी जा रहा है कि बिहार से कैबिनेट में 3 नए मंत्रियों को शामिल किए जाने की तैयारी है। इनमें से 2 मंत्री जेडीयू और 1 बीजेपी कोटे से हैं। बीजेपी कोटे से पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी का नाम रेस में सबसे आगे है। मोदी कैबिनेट में बिहार से 5 मंत्री वर्तमान में हैं। वहीं लोक जनशक्ति पार्टी के मोदी कैबिनेट विस्तार में शामिल होने पर अभी संयम जारी है। हाल ही में लोजपा में बड़ी टूट हुई है, जिसके बाद पशुपति पारस संसदीय दल के नए नेता बनाए गए हैं। बताया जा रहा है कि अगर लोजपा कैबिनेट में शामिल होती है तो फिर पशुपति पारस मंत्री बनाए जा सकते हैं। यह रिपोर्ट के अनुसार मोदी कैबिनेट विस्तार में चुनावी राज्यों को ज्यादा तरजीह दी जा सकती है। दरअसल अगले साल यूपी, पंजाब सहित 5 राज्यों में चुनाव होना है। यह बताया जा रहा है कि इन राज्यों से अधिक मंत्री बनाए जा सकते हैं। वहीं पश्चिम बंगाल से भी बीजेपी के भीतर टूट को रोकने के लिए कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। दोस्तों, कोरोना संकट के बीच नौकरी की तलाश कर रहे अन्य युवाओं का भी एक छात्रा की कामयाबी से हौसला बढ़ेगा। जानकारी के अनुसार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की छात्रा दीक्षा बंसल ने अभी तक का सबसे बड़ा पैकेज हासिल किया है। जी हाँ, गूगल की ओर से छात्रा दीक्षा को 54,57,000 रुपए का पैकेज दिया गया है। वही दीक्षा के बाद एमटेक के करणजीत सिंह को 52,50,000 रुपए का पैकेज प्राप्त हुआ है। दोस्तों, मानसून का प्रवेश हो चुका है और देश के कई राज्यों में लगातार बारिश हो रही है। जी हाँ, बिहार में भी इन दिनों खूब बारिश हो रही है। भारी बारिश के कारण खासकर उत्तर बिहार में कई जगहों पर देखा जाता है कि रेल पटरियों पर बारिश का पानी जमा हो जाता है। साथ ही कई रेलवे पुलों के पास बाढ़ के पानी का दबाव बढ़ने के कारण रेल परिचालन बाधित हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों से बचने के लिए रेलवे की ओर से इस बार पहले से ही तैयारी शुरू कर दी गई है। ये पूर्व मध्य रेलवे के CPRO राजेश कुमार ने बताया है कि मानसून के दौरान होने वाली परेशानियों से निपटने के लिए कई एहतियाती कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि बाढ़ की स्थिति में जब रेल परिचालन बाधित हो तो फिर जल्द से जल्द रेल परिचालन को पूर्ण बहाल किया जा सके। मानसून के दौरान भारी बारिश या फिर बाढ़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल 12 मई से 15 अक्टूबर तक अलर्ट मोड पर रहता है। राजेश कुमार ने बताया है कि भारी बारिश के दौरान रेल पुलों और रेलवे ट्रैकों के पास जल जमाव नहीं हो, इसके लिए समुचित प्रतिबंध किए गए हैं। साथ ही अधिकारियों की देखरेख में लगातार इसकी निगरानी भी की जा रही है। रेलवे की तैयारी में मुख्य 4 बिंदुओं पर फोकस किया गया है।
दोस्तों पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 24 विधायक शुभेंदु अधिकारी से नाराज चल रहे हैं। जब पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद सियासी उठापटक काफी तेज हो चुकी है। इस बीच चुनावी हिंसा को लेकर बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने गवर्नर जगदीप धनखड़ से सोमवार को मुलाकात की। इस प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने किया। शुभेंदु अधिकारी के साथ मौजूदा विधायकों की संख्या को लेकर तरह तरह के बयान सामने आ रहे हैं। यह दावा किया जा रहा है कि मुकुल राय की टीएमसी में वापसी के बाद बीजेपी में बड़ी टूट हो सकती है। यह ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि शुभेंदु अधिकारी और राज्यपाल की मीटिंग में 74 में से 50 बीजेपी विधायक मौजूद थे, जबकि बीजेपी के 24 विधायक गायब थे। दोस्तों आरजेडी नेता और हसनपुर से विधायक तेज प्रताप यादव कल सिवान पहुंचे। सिवान पहुंचने के बाद तेज प्रताप यादव ने सबसे पहले सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके बाद पूर्व सांसद मरहूम साहबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात की। ओसामा से तेज प्रताप यादव की यह दूसरी मुलाकात है। जब बंद कमरे में घंटों दोनों के बीच बातचीत हुई। ओसामा से मिलने के बाद तेज प्रताप यादव मीडिया से पीछा छुड़ाते हुए पिछले दरवाजे से निकल गए। जब मीडिया ने बात करने की कोशिश की तब वे कुछ भी बोलने से बचते नजर आए। दोस्तों आज पटना मुख्य सचिवालय में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक हुई। मुख्य सचिवालय में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। बैठक में कुल 6 एजेंडों पर मोहर लगी। कोरोना काल में कार्यरत डॉक्टरों, चिकित्सा कर्मियों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को 1 महीने के मूल वेतन या फिर मानदेय देने के बराबर बोनस देने के प्रस्ताव पर मोहर लगी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की इस अहम बैठक में कुल 6 एजेंडों पर मोहर लगी है। इस महत्वपूर्ण बैठक में कई अहम फैसले लिए गए हैं। बिहार में मरीजों के लिए 250 एम्बुलेंस खरीदने के प्रस्ताव पर भी मोहर लगी है। बिहार के विभिन्न अस्पतालों के लिए परिवहन की व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए 62 करोड़ 50 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा भवन निर्माण विभाग के अंतर्गत गेट स्कोर के आधार पर संविदा पर नियोजित कुल 42 सहायक अभियंताओं के संविदा अवधि को अगले 1 साल और नियमित नियुक्त होने के तक के लिए विस्तार करने की स्वीकृति दी गई है। दोस्तों बिहार में मानसून सक्रिय है। पूरे प्रदेश में यानी कि पूरे बिहार में अच्छी खासी बारिश हो रही है, मगर यह बारिश शहर वासियों के लिए फिर से परेशानी लेकर आई। बारिश का मौसम शुरू होते ही पटना नगर निगम की तमाम तैयारियां धुल गई। कल राजधानी पटना में जमकर बारिश हुई, जिससे कई इलाके जलमग्न हो गए। बारिश से विभिन्न मोहल्लों की सड़कें जलमग्न हो गई। हालांकि कुछ देर इलाकों से पानी निकल गया, मगर अधिकांश इलाकों में जल जमाव से लोग परेशान रहे। राजेंद्र नगर रोड 1 और 2 में कुछ ही देर की बारिश में पानी भर गया। यही हाल गांधी मैदान, चिल्ड्रेन पार्क, राम गुलाब चौक, होटल मोरिया के आसपास इलाके, बेरिंग रोड, लोयला स्कूल के सामने 1 लेन और पाटलिपुत्र कॉलोनी में भी रहा। दोस्तों बिहार की सियासत में जेडीयू सांसद ललन सिंह एक बार फिर से चर्चा और सुर्खियों में हैं। रातों रात चिराग पासवान की लोजपा को तोड़ने में ललन सिंह की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पर्दे के पीछे रहकर नीतीश कुमार के इशारों पर लोजपा को तोड़कर नीतीश कुमार के धुर विरोधी चिराग पासवान को ललन सिंह ने ऐसा झटका दिया है जिसकी चोट चिराग पासवान लंबे समय तक याद रखेंगे। दरअसल लोजपा टूटने की पटकथा उसी वक्त तैयार हो गई थी जब विधानसभा चुनाव के वक्त टिकट बंटवारे के समय लोजपा को लेकर संयम के हालात थे। जेडीयू किसी भी कीमत पर लोजपा को एनडीए में नहीं रखना चाहते था, लेकिन भाजपा लोजपा को गठबंधन में रखना चाहती थी। तब पहली बार ललन सिंह ने लोजपा को लेकर मोर्चा खोला था और पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि लोजपा के साथ हमारा कोई गठबंधन नहीं है, यह भाजपा को तय करना है कि लोजपा को लेकर वह क्या फैसला करती है। इसके बाद ही लोजपा ने एनडीए गठबंधन से अलग होकर विधानसभा चुनाव में उतरने का फैसला किया था। लेकिन ललन सिंह के इस बयान के बाद चिराग पासवान ने ललन सिंह के खिलाफ पार्टी में निंदा प्रस्ताव तक लाया था और यही से ललन सिंह की नजर पर चिराग पासवान आ गए। दोस्तों बिहार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और हसनपुर विधायक तेज प्रताप यादव इन दिनों बिहार के सरकारी अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को उन्होंने सिवान सदर अस्पताल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तेज प्रताप यादव अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में पहुंचे और फिर वहां मरीजों से बातचीत करके उन्हें मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंध में जानकारी ली। दोस्तों आज का न्यूज बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय बिहार।